जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरक्षक भर्ती जो आई हुई है उसकी जो शॉर्ट वीडियो सीरीज चल रही है हमारी, उस पर अगला वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। और संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो लगातार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? किस प्रधानमंत्री शासनकाल के दौरान ऐसा हुआ था? बहुत लोग को पता नहीं होगा कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार या वाजपेयी सरकार। किस सरकार के टाइम पे इसको हटा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, इनकी जो सरकार थी दोस्तों वो 78-79 के आसपास थी। 78-79 1978-79 के आसपास। और संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं किस संविधान से प्रेरित हैं? मतलब कि नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 में इसको रखा गया है और ये राज्यों के लिए है, निर्देश है कि राज्यों किस प्रकार से अपनी नीतियों का निर्माण करना है। चलिए आगे चलते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए हैं। डेट पूछा जा रहा है, 1952 में, 1976 में या 1989 में या 1981 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को कब आपके इसमें शामिल किया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1976। तो जो सिफारिश की गई थी वो थी 8 मूल कर्तव्य को शामिल करने के लिए, लेकिन इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में। बाद में 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब कुल मिलाकर के 11 मूल कर्तव्य हैं। पूछा जाए कितने थे, पहले तो 10 थे, अभी 11 हो चुके हैं। सिफारिश कितने की गई थी, कितने को शामिल करने के लिए? 8 मूल कर्तव्य को यहाँ पर सिफारिश की गई थी। तो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वहां पर 11वें मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो अभी आप लोग को मैंने बताया कि ये मौलिक अधिकार अब नहीं है, तो किस प्रकार का अधिकार हो गया? क्या ये प्राकृतिक अधिकार है, क्या ये कानूनी अधिकार है या नैतिक अधिकार है? तो ये संविधान में है, लेकिन इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। भाग 12 में रखा गया है इसको, भाग क्या है, 12 है, और अनुच्छेद का नंबर रहेगा 300A। ठीक है, यहाँ पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? देख पाएंगे ऑप्शन, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, या बी ऑप्शन देखिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, सी है जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त किए जाने चाहिए, यह हमारा डी ऑप्शन है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें जाति, पंथ जो धर्म है उसका भी अंदर हम लोग जाएंगे तो पंथ होगा। ठीक है, पंथ, और इसमें आर्थिक समानता की बात नहीं कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपको पता होगा, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसके लिए
प्रावधान किया गया है और ऑप्शन जो सही होगा वो यूएसए, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है क्या मौलिक अधिकार, ठीक है। यूके से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। ऑप्शन है, वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, या वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो, या वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता हो। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो, सभी धर्मों को समान मानता हो, भेदभाव नहीं करता हो। स्वीकार करने की बात नहीं है, ठीक है, ये राइट आंसर नहीं होगा, भेदभाव ना करता हो, ये सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, ठीक है, कहाँ से ली गई है। तो अनुच्छेद 61 में आप भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे, दोनों सदनों से प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है या ली गई है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो एकल नागरिकता है कि पूरे भारत के नागरिक एक ही रहेंगे, किसी भी राज्य द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है कि हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं या यूपी के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड, हम इंग्लैंड से ऐसा लिए हैं एकल नागरिकता। जो यूएसए है, यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, राज्य के नागरिक अलग होते हैं और अमेरिका के नागरिक अलग होते हैं। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने कि संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। तो सभी लोग को लगता है कि अनुच्छेद 32 लेकिन अनुच्छेद 32 का यहाँ पर आपको विषय भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कहा है, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही है अनुच्छेद 32। अगर आपके मौलिक अधिकार काम नहीं करते हैं या कोई राज्य को मानने से मना कर देता है तो इस अनुच्छेद का उपयोग करके आप डायरेक्ट न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यही है संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न तब चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया, विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या संघीय सरकार, ठीक है। तो ये बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। जो सरकार का संसदीय स्वरूप अपना लिया गया है तो राष्ट्रपति स्वरूप नहीं हो सकता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, हमारे जो पीएम होते हैं वो सरकार के हेड होते हैं, और संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को अपनाया गया इस प्रकार से, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति वाला जो स्वरूप है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वोटिंग के द्वारा, वो अमेरिका में होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं, किसमें दिखाई देते हैं संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श को हम किसमें देख पाते हैं। ऑप्शन है, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में डाउट हो सकता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना है, जब संविधान निर्माता थे जो भी चीज संविधान में उनकी सोच थी उन्होंने सभी प्रस्तावना में लिखा है, सभी शॉर्ट में प्रस्तावना में आपको मिल जाए कि हमारा संविधान किस प्रकार का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 यह कहता है कि सभी जो व्यक्ति होंगे वो कानून के समक्ष समान होंगे। समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो ये जो 14 नंबर है ये कानून के समक्ष समानता देता है। तो ऑप्शन आपको यूएसए है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और ग्रीस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ब्रिटेन। इंग्लैंड से ही हमको यह प्राप्त हुआ है, लिए हम लोग कानून के समक्ष समानता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है।
ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, या डी है राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो ए और बी में बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउट हो सकता है कि संरक्षक कौन है भारतीय संविधान का, क्योंकि राष्ट्रपति भी जब शपथ लेता है तो भारत के संविधान की संरक्षा करने की ही शपथ लेता है, संरक्षण परिरक्षण का शपथ लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर मुख्य न्यायाधीश है ऑप्शन में, तो जो राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर राष्ट्रपति भी किसी संविधान संशोधन में, इस प्रकार के संविधान संशोधन में हस्ताक्षर कर देते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य है कि उस बनाए गए कानून को या संविधान संशोधन को निरस्त करे। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संविधान के असली संरक्षक कहलाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, या डिमित्री थीसिस, या लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट। ठीक है, तो सभी लोग को पता है इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट है, साइमन कमीशन। 1927 में इंग्लैंड में ये बना था। ठीक है, 1928 में ये भारत आया था। ठीक है, और बाद में जो इसने रिपोर्ट दी थी उसके कुछ जो पॉइंट थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 में रखे गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जो शब्द है ये आपकी वोटिंग के राइट है। सार्वभौमिक मतलब सभी लोग जो वयस्क हो गए हैं, मतलब 18 प्लस है, पहले इसकी उम्र 21 थी, अब ये 18 हो गई है, 18 है, वो वोट देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो किसको दर्शाती है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, या संप्रभु है? यह जो प्रक्रिया है वोट देने की, यह किस को दर्शाती है? तो यह भारत देश की जो एक क्वालिटी है वो ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र है। लोगों का यहाँ पे तंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, इसको यह दर्शाती है। भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष दर्शाती है। ठीक है, संप्रभु राज्य मतलब हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं, कोई भी बाहरी ताकत हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती, संप्रभु है। और समाजवादी तो आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? संसदीय जो प्रणाली हमारी चलती है उसका एक गुण इंपॉर्टेंट है इसमें, देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है संविधान का लचीलापन, मतलब संविधान बहुत ही लचीला है, मतलब आसानी से चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन बी है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है, न्यायिक सर्वोच्चता, या डी ऑप्शन है संसदीय संप्रभुता। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी के कठिन शब्द हो गए हैं। तो सरकार का संसदीय प्रणाली का गुण कौन सा है? तो संसदीय जो प्रणाली का विशेष गुण है वो कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। तो कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर होता है? कार्यपालिका मतलब ये मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स की बात कर सकते हैं, और ये विधायिका जो कानून को बनाने वाले होते हैं और ये कानून को जो इम्प्लीमेंट कराने वाले होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका जो कार्य करती है पूरे मिनिस्टर्स हो गए, और विधायिका जो मतलब पूरे वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रहती है वो सांसद हो गए, वो विधायिका कहलाते हैं। तो जो सांसद होते हैं, विधायिका जो होती है, उन्हीं में से कार्यपालिका का चुनाव होता है। तो ये एक विशेष गुण है, आप लोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। जो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिलेगा कि भारत का जो संविधान है वो भारत के देश को किस प्रकार डिफाइन करता है। एक महासंघ के रूप में, एक अर्धसंघीय के रूप में, एकात्मक, या राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद जो 1 है वही कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण या प्रारूप होगा, ये नहीं होगा, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, जब संविधान को बनाया जा रहा था तो एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसे बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो कौन उसमें शामिल नहीं था आपको बताना है। ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो 7 सदस्यीय जो समिति बनाई गई थी उसमें यह शामिल नहीं थे। चलिए आगे बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है टॉप 20 संविधान के प्रश्न में से 20वां प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी लोग को देना है और आसानी से दे भी पाएंगे। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है आपको बताना है। राजा संविधान लिखता है,
राजा संविधान की व्याख्या करता है। सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। या डी, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र ये हमारे यहाँ पे बहुत प्रचलित है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो मतलब जो संविधान शक्ति देगा उसी का राजा प्रयोग करेगा। राजा स्वयं से अपनी शक्ति का ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान में लिमिटेड शक्तियां सबके पास, सबसे ऊपर कौन है? हमारा संविधान है। तो प्रधानमंत्री को अगर आप राजा माने, ठीक है, या राष्ट्रपति को आप राजा माने, प्रेसिडेंट को, क्योंकि सारे जो काम होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति हो या प्रेसिडेंट हो, जो संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं उन्हीं का प्रयोग करके ही कार्य करेंगे। तो आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया था। और आरक्षक भर्ती सीरीज के लिए लगातार इस प्रकार की वीडियो आप लोग को प्राप्त होती रहेगी। सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है और आप रेगुलर वीडियो को प्राप्त कर पाएंगे अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।